अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिशमीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेल कर जीत। आयरलैंड के खिलाफ सीरीज़ में कामयाबी के बाद पाकिस्तान टीम इंग्लैंड के लिए रवाना हो चुकी है। पाकिस्तान टीम इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ के बाद कुछ अहम तर तजर्बात करने के साथ साथ वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए भी इस सीरीज़ को अहम करार दे रही है। इन्हीं मामलात पर गुफ्तगू करेंगे क्रिकेट बोर्ड से मुतालिक और बिलखुसूस पाकिस्तान टीम से मुतालिक कुछ अहम हैपनिंग सामने आई हैं, उस पर भी गुफ्तगू की जाएगी। और इसी हवाले से मैं ज्वाइन किया पाकिस्तान की क्रिकेट का एक मारूफ नाम, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, अपने वक्त के शानदार विकेट कीपर बैटर और पाकिस्तान की क्रिकेट से मुताल्लिक जो तज्जिया इनका होता है, जो तबसरा ये करते हैं, काफ़ी शानदार गुफ्तगू करते हैं और तमाम मौरिकात को करीब से जानते हैं। और इनकी बातें जितनी हकीकत पर मबनी होती है, सच्चाई पर मबनी होती है, सच पर इन्हिसार करती हैं, जो दूसरी जानिब जो लोग होते हैं वो जहाँ इन्हें पसंद भी करते तो इनके नाक़िद भी काफ़ी ज़्यादा हैं। और जनाब हमें ज्वाइन किया है जुल्करनैन हैदर साहब ने। शाह साहब, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए शाह साहब। और इसी हवाले से शाह साहब से ही बात करेंगे। शाह साहब आप लाइन पर मौजूद हैं? जी जी जी। अच्छा शाह साहब, मैं यही आपसे बात करना चाह रहा था कि सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको जो है आपकी कोशिश भी है, आपकी ख्वाहिश भी है और ये बड़ी अच्छी ख्वाहिश है क्योंकि जितने टैलेंटेड आप हैं, जितना क्रिकेट आपने खेली, जितनी फ़र्स्ट क्लास आपने खेली और काफ़ी सच्चे आदमी हैं आप। और एक सच्चे आदमी की ज़रूरत बनती है पाकिस्तान क्रिकेट के मुख्तलिफ़ मौरिकात पर वो काम करें, बोर्ड के हवाले से भी वो काम करें। और हमारे ज़राए बता रहे हैं कि आपकी ख्वाहिश है, तो हम चाहते हैं कि ये ख्वाहिश आपकी पूरी भी हो। तमाम जो आपके फ़ैन्स हैं वो भी ये चाहते हैं। तो सबसे पहले तो नेक तमन्ना उसके लिए। दूसरा, ये कैसे देख रहे हैं ये जो पाकिस्तान का मुकाबला हुआ आयरलैंड के ख़िलाफ़ 3 साल के बाद हम एक सीरीज़ जीते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, सीरीज तो जीते हैं, लेकिन देखें आप, उससे हम हार भी गए हैं। ये भी आप देखें कि आयरलैंड की छोटी सी टीम से, फिर न्यूजीलैंड की सी ग्रेड की टीम से हम हारे। तो ये एक लम्हे फिक्रिया भी, ये दूसरी तरफ ये भी है कि हम जो है अभी उस तरह प्रिपेयर नहीं हुए जिस तरह के वर्ल्ड कप जीतने वाली हमारी टीम प्रिपेयर की जाती है। यहाँ तक कि आप अभी तक आप ओपनर सेट नहीं कर सके, किसने ओपनिंग करनी है, किसने वन डाउन करना है, किसने टू डाउन करना है। तो ये बड़ा लम्हे फिक्री है कि हम अभी तक जो है वो फंसे हुए हैं कि हमने वर्ल्ड कप में क्या करना है। तो ऐसी टीम का वर्ल्ड कप जीतना तो बड़ा मुश्किल लगता है मेरे नजदीक, क्योंकि जिस तरह की अभी प्रिपरेशन है पाकिस्तान टीम की, छोटी छोटी टीमों से हम हार रहे हैं। अभी हमारा इंग्लैंड का टूर है, फिर हमारा वर्ल्ड कप है। तो इंग्लैंड भी अब टफ टाइम देगी हमें, क्योंकि इंग्लैंड एक, आपको पता है, इंग्लैंड में नहीं जीतने देती किसी भी टीम को। तो ये मतलब मैं फिक्री है हमारे लिए कि हम जो है अब क्या करेंगे कि वर्ल्ड कप हमारे सिर पे आ गया और हमारे पास उस तरह की टीम नहीं है जो एक चैंपियन टीम करा सके वर्ल्ड कप। बिल्कुल, हमारे पास चैंपियन टीम मौजूद नहीं है। मुसलसल बात की जा रही है, हमारे खिलाड़ी जो हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, वो इवेंट जीतने वाली तैयारी कर चुके हैं। लेकिन इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मैं ज्वाइन किया सईद आज़ाद साहब ने। तवक्कुफ़ कीजिएगा, जुल्करनैन हैदर साहब आपसे भी इस हवाले से गुफ्तगू की जाएगी, लाइन पर रहिएगा। सईद आज़ाद साहब क्या कहेंगे? जुल्करनैन हैदर साहब भी वही गुफ्तगू कर रहे हैं जो आप गुफ्तगू करते हैं। वो भी यही कह रहे हैं कि जिस अंदाज से पाकिस्तान टीम की प्रिपरेशन दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि सिलेबस तो बड़ा है लेकिन तैयारी नौजवानों की, खिलाड़ियों की कम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताबिश, मेरी तरफ से हैदर को सलाम कहना और आपको भी सलाम। अच्छा, हैदर ने बिल्कुल सही बात बोली है। थोड़ा से एज ए सीनियर होने के नाते मेरे अल्फाज दूसरे होंगे, डिफरेंट होंगे। हैदर ने बड़ी अच्छी बात बोली है, इसको मैं सेकंड करता हूँ। बेसिकली देखें, ये है, इस तरह से है कि पाकिस्तान टीम का इस वक्त माहौल ऐसा नहीं लग रहा मुझे, और ड्रेसिंग रूम का माहौल ऐसा नहीं है जिससे क्रिकेट के लड़कों, जिससे प्लेयर की परफॉर्मेंस ऊपर जाती है। वो है ड्रेसिंग रूम का माहौल किस तरह से बनता है मैं आपको बता दूं। माहौल में एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग जब होती है कि जब आप फेयर डीलिंग कर रहे होते हो टीम के साथ, या मेरिट पे सब लड़के खेल रहे होते हैं। आप 25 की टीम भेज दें या 30 की टीम भेज दें, मगर आपके जो मेरिट के लड़के होते हैं, पूरी टीम को पता होता है कि यार इसकी जगह बनती है और यही खेलेगा। कप्तान की जिम्मेदारी नहीं, पूरी टीम की लड़कों को पता होता है कि आज मैं खेलूंगा कि नहीं खेलूंगा, मेरी जगह बनती है कि नहीं बनती। और अगर एक लड़के को भी ये पता चल जाए कि यार ये टीम में मेरिट नहीं है और टीम उसके कहने पे, उसकी पसंद से, उसकी नापसंद से वो बाहर हो जाएगा, वो टीमें आप 11 की क्या 25 की 25 दुनिया के बेहतरीन प्लेयर ले आए,
वो टीम आपकी नहीं जीत सकती, ना परफॉर्मेंस दे सकती है। बिल्कुल। अच्छा, अब हमारे साथ गुड लक ये है कि एज ए क्रिकेटर बात कर रहा हूँ कि टीम बहुत अच्छी है। टीम में किसी चीज की बॉलिंग की कमी नहीं है, आपके पास बैटिंग की कमी नहीं है। हाँ, कमी एक जो जहानत की चीज है वो उसकी कमी है, कप्तानी की हमारे पास कमी है। हमारा कप्तान इतना इम्प्रेसिव नहीं है जिसकी पीछे रिकॉर्ड ऐसे हो कि उसने कोई चैंपियंस ट्रॉफी जिताई हुई हो, या उसने कोई प्लेयर बनाए हुए हो, या उसने कोई ऐसा अमल किया हो कि कहा जाए कि जैसे यूनुस खान करके चला गया, जैसे सरफराज करके चला गया, जैसे बहुत सारे टीम के पाकिस्तान के कप्तान। तो इस किस्म की कोई उसकी परफॉर्मेंस है नहीं। वो खुद गुड प्लेयर है मगर उसकी कप्तानी की परफॉर्मेंस ही ये डिफरेंट इशू है जहानत का। जब तक बिल्कुल। ये टीम में माहौल सही नहीं होगा कि जब तक मेरिट, अब मैं आपको एक मिसाल के साथ में इसको क्लियर कर देता हूँ। मुझे पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट की अगर परफॉर्मेंस देखेंगे ना, तो अगर टॉप 5 या 6 की निकालेंगे तो उसमें मेरा नाम भी होगा, सईद आजाद का। बिल्कुल। मगर आप यकीन करें कि मैं हमेशा ये सोचता था कि यार मैं इंजमाम की जगह कैसे ले लूंगा, मैं सलीम मलिक की जगह मैं कैसे ले लूंगा। मगर लोग ये कहते हैं, लोग अब जैसे हमारे यहाँ अवाम बात करती है, कहती है उसके साथ ज्यादती होगी, उसके साथ ज्यादती होगी। नहीं, मुझे आज सुकून यूं मिला हुआ है, मैं जिस टनोर में खेला था उस टनोर में मुझे जगह ही नहीं मिलती थी मुझे। ठीक है, प्लेयर इतने बड़े थे। तो जब आप पॉजिटिव होते हैं तो आपको सुकून भी मिलता है और आपकी जिंदगी में भी फायदा होता है। इस वक्त हमारी टीम में सिर्फ कहानी ये है कि हमारी टीम में कहानी है मेरिट नहीं है, और टेंशन ऐसी है कि ग्रुप बने वो टीमें कहाँ जीतती हैं। अब हैदर ने जो बात बोली है बिल्कुल परफेक्ट बोली है। जब तक देखें, पाकिस्तान टीम का हैदर को ही पता है। आपको पता है 11 लड़कों के अलावा नेट नहीं करते, जो खेल रहे होते हैं बस वही नेट करते हैं। उसके अलावा मैंने 2-3 टूर किए, 2-3 टूर में जिस मैच में मुझे खिलाना होता था उस मैच में पहले मुझे बैटिंग कराता था। इसी पर मैं जुल्करनैन हैदर साहब से ही बात कर लूं। ड्रेसिंग रूम का माहौल तो वो भी जानते हैं, डगआउट में क्या कुछ होता है वो भी जानते हैं। बिल्कुल। जुल्करनैन हैदर साहब, काइंडली मुझे आप बताइएगा, आप भी काफ़ी खुलकर बात करते हैं, जो दूर दूर तक जाती ना सिर्फ है, कई लोगों की वो बात सुनने के बाद जो है वो नाराज़ और खफा भी हो जाते हैं। लेकिन शाह साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, इस वक्त एक तासुर ये भी सामने आ रहा है, जो बात की सईद आज़ाद साहब ने, कि ज़्यादती वाला फैक्टर मेरे टाइम पे इसलिए नहीं था क्योंकि उस वक्त बहुत बड़े खिलाड़ी थे। अब जो बाबर आजम एक जो है कॉर्नर देते हैं शादाब खान को, और यही कहा जा रहा है कि बादशाह अपने वज़ीर को बचा रहा है, पाकिस्तान की उसको परवाह नहीं है, फ़िक्र नहीं है, शादाब की खुद की ऐसी परफॉर्मेंस है नहीं, ना आया PSL हो या कोई भी कैटेगरी हो, उसमें एज ए स्पिनर उनकी परफॉर्मेंस तो नहीं है, लेकिन हाँ जिसकी परफॉर्मेंस थी आप उसको टीम के साथ तो रख रहे हैं, और हो सकता है कि वो वर्ल्ड कप से पहले ड्रॉप भी हो जाए। इब्रार अहमद की मैं बात कर रहा हूँ, क्या समझते हैं ऐसा कुछ होने जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये सईद भाई की बात पे 2 बातों पे एग्री करूंगा कि ये जो इन्होंने कहा ना कि फेवरेटिज्म होता है और जो 11 के अलावा बैटिंग नहीं दी जाती। तो मैं इंग्लैंड टूर पे तकरीबन 1.5 महीना मैं टीम के साथ रहा था। तो जब ये स्कैंडल बना था आमिर आसिफ और इसका जो ये स्कैंडल बना था, उसमें 1 महीना मैं टीम के साथ रहा और 1 दिन भी मुझे बारी नहीं दी गई। अच्छा। जब मैंने टेस्ट खेलना था उससे 1 दिन पहले मैंने डॉक्टर को पकड़ के उसको कहा मुझे थ्रो डाउन करो। एक बात तो ये। दूसरी बात ये सेकंड करता हूँ कि इन्होंने जो कहा कि ग्रुपिंग का, इस वक्त 5-6 प्लेयर ऐसे थे जो हैं और थे जो कप्तान वो चाहते हैं कि वो कप्तान बन जाए। तो जब जहाँ 5-6 कप्तान बनना चाहेंगे उधर ग्रुपिंग हमेशा आपको नजर आएगी। और मैं तो खुल के बात करता हूँ, चाहे कोई आप कह रहे हैं ना नाराज होता है तो नाराज होता है या होता रहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे अल्लाह की जात देने वाली रिस्क है, देने वाली अल्लाह की जात है, ये इंसान के हाथ में नहीं है। बिल्कुल ठीक है, तो इसमें बिल्कुल सही भाई ने, मैं हर बात पे सेकंड इनके करता हूँ कि इन्होंने जो ग्रुपिंग का बात की, दूसरी जो 11 को बारी देनी और उसके अलावा बारी नहीं देनी, बिल्कुल मैं आज इस बात से एग्री करता हूँ, क्योंकि मैं भी खुद भी पाकिस्तान टीम के साथ 3 टूर किए हैं और काफी अरसा फर्स्ट क्लास भी आपके सामने जो रिकॉर्ड है मेरे सारे। तो मैं तो बड़े करीब से इनको सईद भाई ने भी देखा है और मैं तो इनके बीच में हो के आया हूँ। जो ग्रुपिंग होती थी, जो जब मैं इंग्लैंड का टूर किया, जब मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया 88 पहले टेस्ट में, तो उस वक्त भी 3-4 ग्रुप थे। पंजाब का अलग था, सिंध का अलग था, पठान अपना लेने जाते थे और मैं अल्लाह की तरफों मैं भी बेच चला गया।
मैं बेच गया तो मैं कल ही थी, मेरी कोई लॉबी नहीं थी। तो फिर ये मैं अकेला खाना, आप ये अंदाजा लगाएं लॉबीज का कि मैं अकेला अच्छा, तो खाना मुझे खाना ये भी चाहता था, बताएं मुझे कि कुछ ये तो खाना सारी खाना, बातें जो लेकिन सईद आज़ाद साहब कह रहे हैं ये तो एक जानिब है। अब मेरे जो जी सोर्सेज है वो ये भी बताते हैं कि जब ग्रुपिंग होती है पाकिस्तान टीम में तो ग्रुप ग्रुप जो हैं वो अलग अलग खाना खाने जाते हैं। एक ग्रुप जाता भाई है किसी और के साथ खाना खाने। मैं अभी यही आपके आने वाला था, आपने मेरी बात टोक दी। हाँ। ये खाना, मेरी लॉबी नहीं थी, मैं अकेला खाना खाने जाता था। बाकी जिसके पठान थे वो पठान, वो सारे लड़के अलग अपने पंटरों से खाना खाना जाते थे। पंजाबी जो थे वो अपने पंटरों से खाना खाने जा रहे हैं पंजाब के, हाँ। और जो कराची के हैं वो कराची वालों के साथ जा रहे हैं। तो मैं अकेला जो था वो खाना खाने जाता था। तो मैंने फिर एक बंदे को पाकिस्तान में फोन किया, मैंने कहा यार मेरे साथ तो खाना खाने कोई नहीं ले जाए, मुझे लेके जाता था, क्योंकि मैं किसी लॉबी में जाना नहीं चाहता था। हाँ। तो उन्होंने फिर और अगर जुल्करनैन हैदर किसी के साथ खाना खाने चले जाते तो फिर मेरे ख्याल से वो आखिर तक टीम का हिस्सा होते। नहीं, वही वही बात आपने सही की ना। अगर मैं जाता रहता तो सही रहता, और फिर ना मुझे धमकियां मिलती, ना मुझे किसी चीज के लिए उकसाया जाता। हाँ। काम और करने अगर के आपकी लिए परफॉर्मेंस नहीं होती तो भी आप लेजेंडरी खिलाड़ी होते। लेजेंडरी खिलाड़ी होते हैं, और टीम में अभी भी टीम के अंदर ही होता। सईद भाई को पता है कि जिस तरह लॉबीज में जाके और वो फिर लॉबीज बना के प्लेयर्स खेलते हैं, और जो सईद भाई ने तो इनकी ग्रेटनेस है ये मान रहे हैं कि बड़े प्लेयर खेल रहे थे उस वक्त, लेकिन उस वक्त भी लॉबीज जब काम करती हैं तो फिर वो बड़ा प्लेयर भी बना देती हैं। नहीं सईद भाई की ये तो सईद ग्रेटनेस है, वो मान रहे हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं अगर हम भी बात करें। सईद भाई का मैं हर बंदे का मुझे हिस्ट्री का पता होता है। इनके साथ कोई वो इनके साथ भी लॉबिंग का जो है वो उस वक्त शिकार हुए, ये भी बिल्कुल बिल्कुल शिकार हुए। ये तो मुझे भी अंदाज़ा नहीं जो आपकी मुस्कुराहट है बिल्कुल वाज़ेह और दुरुस्त है, क्योंकि हमें भी पता है सईद आज़ाद साहब अपने वक्त के शानदार खिलाड़ियों में से खिलाड़ी थे। काफ़ी उन्होंने रनों के अंबार लगाए, कराची क्रिकेट की पहचान थे, बहुत बड़े बल्लेबाज थे, और एज अ वन डाउन बैटर जिस नंबर पर बाबर आजम खेलते हैं, जिस नंबर से मुतालिक तबसरा करते हैं, गुफ्तगू करते हैं जो दूर दूर तक जाती है, इसलिए ये करते हैं क्योंकि इनकी बात में इसलिए वजन है क्योंकि उनकी जो फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस है वो इतनी ज़बरदस्त रही है। आज ताबी तुम्हें एक बात बताऊं, इसलिए कि तुम्हारे सामने एक पाकिस्तान प्लेयर को बिठाया हुआ है, तो इसकी मैं जो बात कहने जा रहा हूं इसकी फीलिंग्स यही जानता होगा। हाँ। मैं नेशनल बैंक में आया था तो वन डाउन खेला था, ठीक है, शफीक पापा साहब की जगह, बिल्कुल ठीक है। और जब मैं आखिरी 2003 में सीजन ऑफ कर रहा था ना जी, तो 200 मैच खेल के फर्स्ट क्लास के, तो मैंने उस वक्त वन डाउन में था, वन डाउन ही छोड़ी है मैंने। और मैंने छोड़ी इस नजरिए से नहीं छोड़ी कि मेरी उम्र ज्यादा हो गई थी या मेरी परफॉर्मेंस खराब थी। वहां भी यकीन करें कि वहां भी एक लॉबी ने आके मुझे हटवाया था, तो उसकी वजह से मैंने गुस्से में आके नेशनल बैंक की टीम का कप्तान हट गया था। वो लॉबी कौन सी थी जो नेशनल बैंक की टीम में आई थी वो भी बता दूं, इसलिए कि तुम पूछ रहे हो। सईद अनवर आ गए थे, मुश्ताक साहब आ गए थे, वक्कार यूनुस आ गए थे, इम्ज़ाम हक आ गए थे, आ गए थे, और मोहम्मद यूसुफ आ गए थे। 6-7 लड़के अचानक, आपको पता होगा, ये आ गए थे एकदम। तो उसमें क्या हुआ कि एक साल तो ये मेरी कप्तानी में खेले, उसके बाद इन लोगों का लॉबी ऐसी थी, इन चारों पांचों की लॉबी, और मैं जो आदमी 18 साल से बैंक का प्लेयर हो, सीनियर प्लेयर, मेन प्लेयर हो, और एक साल में आके इन चारों ने, पांचों ने आके ये हमारे प्रेसिडेंट से कंप्लेन कर दी कि भाई, इसलिए कि मैं इनसे ज्यादा तो क्रिकेट नहीं खेला हुआ था, फर्स्ट क्लास जरूर खेला था मगर टेस्ट क्रिकेट वगैरह तो नहीं खेला था, इनको मैं हजम नहीं हो रहा था। अच्छा, इनको इस वक्त सईद भाई, क्योंकि अब जो माजी का ये जो आपने पैमाने का जिक्र किया है, मौजूदा जो मामलात हैं उससे हम थोड़ी नज़र भी डाल दें तो इस वक्त भी कुछ ऐसी बातें हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि हारिस रऊफ मुकम्मल फिट है नहीं, आप अनफिट हारिस रऊफ और इरफान नियाजी को लेकर गए हैं अपने साथ, कौम को सच बताया नहीं जा रहा है, दोस्तों को साथ ले जाया जा रहा है, और ये बातें सारी हो रही हैं अब समाजी वेबसाइट्स पर। तो आप इस पर क्या कहेंगे? माजी से लेकर आज तक यही सारी बातें हुई हैं, अपने जो ब्लू डाइज होते हैं लोग उन्हें अंडर द कारपेट रखा जाता है, उन्हें बचाकर रखा जाता है, ये बातें क्रिकेट पंडित्स कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखें, मैं इसका इस तरह से माजी में भी ऐसा हुआ है, जो अच्छे बॉलर होते हैं, जो मेन होते हैं, जो जिनसे तवक्का होती है कि शायद ये आगे जाके परफॉर्मेंस करते हैं, जो चेक किए हुए क्रिकेटर होते हैं, तो उनको एक एज दिया जाता है कि भाई इनको अगर टीम के साथ लेके जाएंगे तो ये फिट हो सकते हैं जल्दी।
अगर इनको आप मुल्क में छोड़ जाएंगे तो इनकी इतनी उनकी लुक आफ्टर नहीं होगी, वहाँ कंटिन्यू इनकी लुक आफ्टर हो रही होगी। और ये इससे पहले भी हुआ है, बहुत सारे प्लेयर अनफिट लेके गए ये, मगर जिसको डॉक्टर कहता है कि जी इनको 20 दिन चाहिए, 25 दिन चाहिए, तो उस पर बोर्ड ये करती है प्लेयरों के साथ कि भाई अगर आपको 20-25 दिन चाहिए तो ठीक है, हम इसको अपने साथ ही लेके रखते हैं, वहाँ एक्टिविटी भी कराते रहेंगे और इसको फिट कर देंगे और फिर उसके बाद आपको। हाँ, मगर अब ये बता दूं आपको, ये दोनों इसी केस में गए होंगे और मुझे लगता है इसी केस में गए होंगे, मगर इंग्लैंड में अगर नहीं खेलेंगे ना तो लेकिन इसके कुछ बेहतर मौलिकात माजी से लेकर आज तक सामने नहीं आए ना जुल्करनैन। मैं आपकी भी इस पर रहनुमाई चाहूँगा, क्योंकि माजी में भी हमने देखा, आपने पिछले वर्ल्ड कप में नीदरलैंड के खिलाफ टूर करवा दिया शाहीन शाह अफरीदी को, आप अनफिट शाहीन शाह अफरीदी को लेके गए, आपने उसको कैरी किया और फिर वो उस तरीके से वर्ल्ड कप के फाइनल में परफॉर्म नहीं कर पाए, इंजरी उनकी वहाँ सामने आ गई और ये गलतियाँ आप मुसलसल कर रहे हैं। तो बोर्ड अपनी गलतियों से सीख रहा क्यों नहीं है? जो लोग मैनेजमेंट में हैं पीसीबी में, वो इतने समझदार नहीं है, उनमें इतनी काबिलियत नहीं है कि वो अपनी गलतियों को वापस से ना दोहराएं। देखिए, वो पता तो सब कुछ होता है प्लेयर का, बोर्ड को भी, ऑफिशियल्स को भी, लेकिन ये बस जो फेवरेट होते हैं उनको ये साथ लेके जाते हैं और उनका उधर मसलन जो भी रीजन देते हैं कि हम उधर जाके इनको जो है वो फिट कर देंगे, तो इस तरह नहीं होता। मेरे ख्याल से जो भी अनफिट प्लेयर हो उसको एक तो मसलन उसको एकेडमी में रख के, अब देखिए ना, मैं हमेशा बात की है कि एकेडमी में जो लोग बैठे हुए हैं ना एकेडमीज में, ये उनका जिम्मेदारी है उनकी कि जो, और पीसीबी की जिम्मेदारी है कि जो प्लेयर भी अनफिट हो उसको एकेडमी में, जब तक वो फिट नहीं हो जाता, एकेडमी में रखें, एकेडमी में रख के उसकी ट्रीटमेंट करें, उसकी लुक आफ्टर करें। और जैसे आपने ऑस्ट्रेलियन और इंग्लैंड एकेडमी देखी होंगी ना, अभी मैं इंशाल्लाह मुझे एकेडमी में जॉब मिल जाएगी, मैं पूरी उसी तर्ज पे काम करूंगा कि आपका जो भी अनफिट प्लेयर होगा, जो भी आपके सर्कल के लोग हैं या प्लेयर्स हैं, उनको एकेडमीज में रख के उनको सालों साल ट्रेनिंग। अच्छा, मुझे ये बात बताएं, क्योंकि आप काफ़ी विलिंग भी हैं इस खिदमत को सरअंजाम देने के लिए, एकेडमी के मामलात को देखने के लिए भी, तो ऐसे क्या पीसीबी के साथ 6 महीने से तो आपको पता है मैं था कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने से पीसीबी के साथ, अभी मेरा रिन्यू हो रहा है और मुझे शायद एकेडमी में कोई पोस्ट मिल जाए। नहीं, ये गुड न्यूज़ है, अगर ऐसा होता है तो आपके लिए बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मुझे काइंडली ये बताइएगा कि फिर आपका प्लान क्या है? आप क्योंकि जो इस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैं वो काफ़ी संजीदा हैं अपने काम को लेकर, वो काफ़ी स्पीड के साथ पाकिस्तान क्रिकेट में काम भी करना चाहते हैं, आप भी पोटेंशियल रखते हैं, तो आपके पास ऐसे क्या आइडियाज़ हैं कि आप क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करेंगे? मैं आपको बताऊं, एक तो मीडिया का जो आना जाना एकेडमी में या जो भी काम हो रहा है उसके लिए उनको असेस नहीं है, कि उनको नहीं पता होता क्या एकेडमी में काम हो रहा है और क्या होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये करूंगा कि मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और उनको कहूंगा कि भाई मैं ये मेरे प्लान हैं और इसको मैं एग्जीक्यूट करवाऊंगा, और वो आप तक वो बात पहुंच जाएगी कि मीडिया का असेस होना भी उधर जरूरी कर दूंगा कि उनको, ताकि जो काम हो उनको पता हो कि, और जो हम गलतियां करें उनका भी अजाला हो और जो हम पॉजिटिव चीजें करें उनका भी हमें क्रेडिट दिया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि काफी मेरे पास प्लान्स हैं और जो मैंने चेयरमैन साहब से भी, पिछले चेयरमैन साहब से भी शेयर किए थे, और अभी जो नया चेयरमैन आया, जब मुझे पोस्ट मिल जाएगी तो उनके साथ में शेयर करके सालों साल जो है ना एकेडमीज का जो है, एकेडमीज को लगाएंगे ताकि प्लेयर जो है वो घर जैसे होता है वो टाइम के साथ। अच्छा, जिस तरह से डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को बनाना बहुत ज़रूरी होता है, आप क्या समझते हैं जो एकेडमीज के अंदर के मामलात हैं उसका भी बेहतर से एक जो है आपको स्ट्रक्चर बनाना चाहिए? अब तो दोबारा उसी रूटीन में आ गया है डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर ना, जो जिधर से प्लेयर निकलते थे, जैसे मैं निकला, हम सईद भाई निकले, ये सारे डिपार्टमेंट की पैदावार से। मैं जितनी क्रिकेट फर्स्ट क्लास खेला हूँ, मैं मोस्टली मैं उधर से खेला हूँ डिपार्टमेंट से, और जितनी 8 टाइम्स 12 सीजन 13 सीजन खेला, 8 टाइम बेस्ट विकेट कीपर हुआ, तो वो मैं डिपार्टमेंट से हूँ। रीजन से मुझे जो है लॉबी के नजर कर दिया जाता था और नहीं खिलाया जाता था, तो मैं डिपार्टमेंट से खेला। तो अब वही सिस्टम दोबारा वापस आ गया है, जो खुशाइंद है, जो खुशाइंद है। बिल्कुल इसी हवाले से गुफ्तगू भी फरमाते हैं हम। जनाब सईद आज़ाद साहब भी मौजूद हैं। सईद आज़ाद साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो बाबर आजम को, जिस अंदाज से उन्होंने बल्लेबाजी की, दाद वसूल कर रहे हैं,
लेकिन क्या समझते हैं, अब एक साबिक टेस्ट क्रिकेटर की जानिब से बयान सामने, उन्होंने कहा कि अगर बाबर आजम बड़ी टीमों के खिलाफ भी इसी मयार की क्रिकेट खेलें तो खुशाइंद होगा, और उन्होंने ये भी चैलेंज कर दिया कि मैं अपना यूट्यूब चैनल भी डिलीट कर दूंगा। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, बात सिर्फ इतनी है कि बाबर आजम को इसमें कोई शक की बात नहीं, ये जो पैदावार है ना, ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट की है, T20 की नहीं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट की, ऊपर से टेस्ट क्रिकेट प्लेयर है, ये ग्रेट प्लेयर है। देखें, T20 को हम अगर क्रिकेट से मिलाएं ना, तो मैं कहता हूँ बहुत बड़ी ज्यादती होती है। हमारे यहाँ, मेरी नजर में टेस्ट क्रिकेट 4 डे 1 डे की हैसियत है। अच्छा, बाबर आजम के साथ ड्रॉबैक ये है कि बाबर आजम ना, जैसे एक ऐसा प्लेयर होता है जो कि जिसके पास शॉट्स बहुत ज्यादा होते हैं, वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर। जैसे आपकी मिसाल के तौर पे बहुत सारे दुनिया, सईद अनवर गुजरा, अपना इमामुल हक के पास भी इतने ज्यादा शॉट नहीं थे। बहुत सारे प्लेयर ऐसे थे जिनके पास शॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, टॉप लेवल के प्लेयर हैं। अच्छा, बाबर आजम है फॉर टेस्ट प्लेयर, तो उसके पास शॉट इतने नहीं है कि जो हम उसको T20 में जिस नजरिए से खेलता है वो, अगर मैं आपको तजर्बा दे रहा हूँ, आप 2-3 दफा आप इसको खिला दें, ये नहीं अपना इफ्तिखार जो नीचे नंबर पे खेल रहा है, 1-2 छक्के मार देता, आप समझते हैं छक्के मारने वाला प्लेयर है, इसके पास भी शॉट नहीं है। ये भी कुछ दिनों बाद टीम से बाहर हो जाएगा। अच्छा। ये सीधा ही शॉट मारता है ना, पावरफुल आदमी है, यंग जवान आदमी है, पठान आदमी है, वो लंबी हिटें मार देता है। अब बहुत सारे लोग बाबर आजम को उसको कुर्बानी देनी पड़ेगी उसको। देखें, अब वो इस लेवल पे पहुंच गया है, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम के यूट्यूब चैनल में बोला है, वो ट्राई करे, अब पॉजिटिव होके टीम में खेले, पॉजिटिव होके मुल्क के लिए खेले। अगर वो 25 रन भी 5 बॉलों में करेगा ना, तो आप ये समझ, उसके नाम में कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे अभी आपका फखर जमान है, ये लोग कितना रिस्क लेते हैं, चांस भी मिलता है मगर अल्लाह इज्जत देता है। अगर ये तो ऐसे रिस्क तो ले सकता है ना, जैसे ये लोग लेते हैं, रिजवान लेता है, जैसे फखर जमान लेता है। रिस्क लेने में कोई थोड़ी है। आपने इस मैच में, टीम कैसी भी थी, आपने रिस्क लिया, कैच छूटा नहीं छूटा एक्स्ट्रा कवर पे, बिल्कुल रिस्क लेना चाहिए, एक बड़े अंदाज से कप्तान को खेलना होगा, दिल खोल के खेले। और जहां इसके शॉट्स है ना, प्रैक्टिस कर ले शॉटों की। इतनी बड़ी क्रिकेट खेल रहा है, इधर की बॉल इधर खेल ले, इधर की बॉल इधर खेल ले, खुद ब खुद। इसलिए आई इसकी बहुत अच्छी है। क्रिकेट में होती क्या मेन चीज है, आई होती है ना, रिफ्लेक्सेस होते हैं, ठीक है, 2 चीजें होती हैं, रिफ्लेक्सेस होते हैं, आई होती है, हार्ड वर्किंग होती है, फिटनेस होती है। बिल्कुल। अच्छा, जुल्करनैन, 3-4 चीजों में काम, मेहनत कर ले, खुद ब खुद इंप्रूव कर जाएगा, T20 प्लेयर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक फरमाया सईद आज़ाद साहब। जुल्करनैन साहब, आप भी इस मुतालिक कुछ फरमा रहे थे, लेकिन एड ऑन में एक सवाल भी करूंगा इससे मुतालिक कि एक ये भी राय सामने आ रही है कि बाबर आजम मॉडर्न डेज की क्रिकेट का तायुन नहीं कर रहे हैं। इसके लिए वो कभी अपना नंबर एज एन ओपनर जाते हैं, फिर वन डाउन आ जाते हैं, फिर बैटिंग कभी तेज़ करते हैं, तो कभी बहुत ज़्यादा स्ट्राइक रेट को मैनेज नहीं कर पाते हैं। आपके नज़दीक क्या समझते हैं आप, बाबर आजम कैन मीटिंग टू द मॉडर्न डेज क्रिकेट? देखिए, मैं उसको ना बड़ा हाईली रेट करता हूँ उसको। जो है वो, उसके पास सईद भाई ने बिल्कुल सही बात का, शॉट्स उसके पास बहुत ज्यादा हैं, तो मैं उसको हाईली रेट करता हूँ। मैं समझता हूँ कि उसको सारी फॉर्मेट की क्रिकेट खेलनी चाहिए और वो खेल भी रहा है। और दूसरा, जहाँ तक सईद भाई ने बात की ना कि इफ्तिखार बाहर हो जाएगा या दूसरे 4-5 लड़के, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि अगर वर्ल्ड कप हम इस दफा नहीं लेके आते तो आपकी आधी से ज्यादा टीम चेंज हो जाएगी लड़कों की, क्योंकि सारे अब एक्सपीरियंस लड़के हैं और कोई इनके पास वो एक्सक्यूज नहीं है कि हमारे पास तजर्बा नहीं था, हमारे पास ये नहीं है। फखर के पास देखें कितना तजर्बा है, इफ्तिखार के पास तजर्बा देख लें, रिजवान के पास देख लें, बाबर के पास देख लें। तो जुल्करनैन, आपके नजदीक कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर इस वक्त खतरे की घंटी बजने को तैयार है? भाई तलवार लटक रही है? मैं नहीं, तलवार किसी पे नहीं लटक रही। ये सिर्फ ये होगा कि जब आपका वर्ल्ड कप आप नहीं जीतेंगे तो आपका फखर जमान बाहर होगा, इफ्तिखार बाहर होगा, जो सीनियर लड़के हमारे हैं वो सारे बाहर हो जाएंगे। सईद भाई ने बिल्कुल सही कहा है कि इन पे तलवार भी लटक रही है, और अगर ये वर्ल्ड कप में इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस ना दी तो ये सारे बाहर हो जाएंगे, फिर नए लड़के आ जाएंगे। सही दादा साहब, आपसे कुछ दूसरा ये आपको एक पिछले इंटरव्यू में मैंने आपको कहा था कि इंडिया की टीम जो थी चैंपियन ट्रॉफी के लिए नहीं मान रही थी ना, तो अभी आपने उनका चेयरमैन साहब का बयान सुना होगा कि इंडिया की टीम भी जो है वो हो सकता है विजिट कर पाकिस्तान।
अच्छा, वो पाकिस्तान आएगी या नहीं आएगी, आपका क्या मानना है इस पर? मैं ये समझता हूँ आएगी। आएगी, बिल्कुल आएगी, आपका ये मानना जी, है। जनाब सईद आज़ाद साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, इंडिया से मुतालिक बात तो की है जुल्करनैन ने। इंडिया में कुछ खिलाड़ी मसरूफ़ थे आईपीएल में इंग्लैंड के, अब वो जो है अपने वतन वापस पहुँच चुके हैं। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ के लिए वो वहाँ पुरजोर तैयारियाँ कर रहे हैं। वर्ल्ड कप के प्लान्स को लेकर भी इस सीरीज़ को वो भी अहम करार दे रहे हैं। आपके नज़दीक ये सीरीज़ कितनी अहम होगी? दूसरा, ये जो बात जुल्करनैन ने की उससे मुतालिक भी बात कर लें, आप कैसे देख रहे हैं? जनाब मोहसिन नकवी साहब काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में उसकी मेज़बानी के हवाले से, आप क्या कहेंगे? देखें, ये मैं आपको बता दूं कि क्रिकेट बोर्ड का या स्पोर्ट्स का आईसीसी का कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान इंडिया है, ये गवर्नमेंट का ताल्लुक है। अगर गवर्नमेंट का ताल्लुक, अगर ये कोशिश करेंगे इनकी जरा शहबाज शरीफ साहब, अगर इनकी और मोहसिन नकवी की ऊपर से अंडरस्टैंडिंग होती है, कोई सॉफ्ट कॉर्नर बात निकलती है, तो फिर तो मैं समझता हूँ आ सकते हैं। नहीं तो क्रिकेट के ये आईसीसी में, लेकिन बैकडोर क्या इस पर काम हो रहा होगा? बैकडोर क्या काम हो रहा होगा इस पर, आप समझते हैं? हाँ, ये देखें, ये अब तो पाकिस्तान के लिए तो स्पेशली गवर्नमेंट का ये टास्क बन गया है। जो बोर्ड का चेयरमैन लेके आ जाएगा टीम, और जो जिस हुकूमत में इंडिया यहाँ आ जाएगी तो उनकी जीत है ना। ये तो वो तारीखी चेयरमैन करार दिया जाएगा। आपको पता है कि पाकिस्तान की आवाम पागल है इंडिया को क्रिकेट के पीछे भी, और इंडिया की टीम पाकिस्तान आए उसके पीछे भी। तो ये तो मैं कहता हूँ कि ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा अगर इंडिया की टीम को मोहसिन नकवी साहब अपनी चेयरमैनशिप में पाकिस्तान को लेके आए थे, तो ये हिस्ट्री में नाम लिखा जाएगा। जैसे पीएसएल की बुनियाद सेठी साहब ने रखी, हर पीएसएल में सेठी साहब का नाम ऊपर आता है। तो इसी तरह नकवी साहब का और शहबाज शरीफ साहब का नाम रहेगा कि इंडिया की टीम इनके दौर में पाकिस्तान आई। बिल्कुल बिल्कुल ठीक फरमाया। जनाब जुल्करनैन हैदर साहब, आपसे कुछ सवालात मैं कर लूँ। इंडिया में भी आपकी बातें काफ़ी ज़्यादा सुनी जाती हैं, पसंद की जाती हैं। अब हरभजन सिंह की जानिब से भी एक रद्द-ए-अमल सामने आया। वो हरभजन सिंह कहते हैं कि ड्रॉप इन पिचेस पर जो मामलात हैं जो होने, पाक भारत टाकरा 9 जून को, वो उस पर बरस पर हैं। वो कह रहे हैं कि वहाँ इतना मयार थोड़ी होगा क्रिकेट का यूएसए में। अब उस मयार पर उन्होंने बात की, आप क्या कहेंगे? यूएसए भी आप होकर आए, आपने दुनिया भर में क्रिकेट खेली है, आपका क्या कहना है? देखिए, मैं तो 3 सीजन खेला हूँ उधर, 2016 से लेके 2019 तक। तो 3 सीजन मैं खेला हूँ, लेकिन मैं इस बात पे एग्री नहीं करता। उन्होंने उस वक्त क्रिकेट इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन अब जो है उधर क्रिकेट जो है वो बड़ी ग्रूम हो गई है और बड़ा पैसा उधर आ गया है। और उनकी से भी काफी, इंडियंस की काफी उधर जो है उनकी से है। और आप देखें वो जो नासा क्रिकेट स्टेडियम है वो कितनी जल्दी उन्होंने प्रिपेयर कर रहे हैं और उसको। और मैं ये समझता हूँ कि अगर मिसाल के तौर पे जैसे इंग्लैंड में क्रिकेट में पैसा था पहले, उसी तरह अमेरिका में अगर ये क्रिकेट हो रही है, तो ये दुनिया की, आपको पता है वो सुपर पावर है, तो वो क्रिकेट की सुपर पावर भी बन सकती है अगर वो जो उधर के स्पॉन्सर, उधर का इतना पैसा है। आपकी सोच है, मैं उधर 3 सीजन खेल के आया हूँ, तो इतना पैसा है कि पूरी दुनिया में क्रिकेट में इतना पैसा नहीं हो सकता। क्योंकि एक आईटी कंपनी जो टीम बनाती है वो हजारों डॉलर लगाती है, तो उसमें वो टीम को चला रहे हैं इंडियंस मोस्टली, बिल्कुल बिल्कुल भी हैं। तो ये सुपर पावर, क्रिकेट की भी सुपर पावर बन सकती है। लेकिन सिर्फ ये उनको, जब मेरी उनसे बात होती है उनके ऑफिशियल से, तो मैं उनको समझाता था कि भाई इस तरह आप रीजन की, जिस तरह पाकिस्तान की टीमें होती हैं रीजन की टीमें बनाएं। इस तरह मैं उनको एडवाइस दी 1-2 दफा, और इस पर उन्होंने काम भी किया थोड़ा बहुत। अब तो हमारे पाकिस्तानी भी उधर मौजूद हैं, तो अगर ये काम करें, अच्छा काम करें, तो अमेरिका जो है वो क्रिकेट में भी सुपर पावर बन सकता है। अमेरिका क्रिकेट में भी सुपर पावर बन सकता है। सईद आज़ाद साहब, आप क्या गुफ्तगू करेंगे? प्रोग्राम अपने इख्तिताम पर पहुंच रहा है। 1-2 और छोटे मोटे सवाल हैं वो आप लोगों से करूं मैं। जरा बेटे जल्दी कर ले। जी, आप बताएं सईद आज़ाद साहब, क्या कहेंगे? अमेरिका जो है सुपर पावर बन सकता है, ये कहना है जुल्करनैन का, क्या फरमाएंगे आप? देखें, अभी अमेरिका में बिल्कुल बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। जुल्करनैन सही कह रहा है, मगर मैं फिर उसकी बात करूंगा। अगर उनको वो उनकी गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो, तो जैसे फुटबॉल में इन्वॉल्व है और बास्केटबॉल वगैरह में इन्वॉल्व हो। अभी तो ये पाकिस्तानी जिसे कहते हैं ना, इंडियन पाकिस्तानी लगे हुए, इसमें कोई भी उस लेवल लेकिन का क्या इतना बंदा पैसा नहीं वहाँ आएगा। इन्वेस्ट हो रहा है क्रिकेट पे? आप समझते हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ी यहाँ की क्रिकेट छोड़ के
और जिनको यहाँ अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है वो वहाँ जा रहे हैं। नहीं, जब ये ऐसा नहीं होता, पाकिस्तानी अब वहाँ बहुत हैं, लाखों के हिसाब से, और पाकिस्तानी कहीं भी होगा ना, वो टैलेंट बहुत है पाकिस्तान में। आप देखें इंग्लैंड में भी तो पाकिस्तानी है ना, 2-3 पाकिस्तान। अब वो गोरे जब खेलने लगेंगे, आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा जो फिटनेस लेवल है वो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो अब अगर मिसाल के तौर पे अमेरिका इन्वॉल्व होगा तो वहाँ के काले देख लें, वहाँ के गोरे देख लें, और आपस की बात ये कि जब नेशनल लेवल पे शुरू हो जाएगी तो दुनिया से गोरा वहाँ जाएगा खेलने के लिए। जैसे अभी जैसे आयरलैंड की टीम जिंदगी भर, स्कॉटलैंड की टीम जिंदगी भर लंदन इंग्लैंड में खेलती है ना, इसी तरह दूसरी जगह तो इंग्लैंड, वैसे तो वो मतलब जब क्रिकेट वहाँ की ग्रोथ करेगी तो फिर काफी खिलाड़ियों को फायदा होगा। बिल्कुल ठीक फरमाया। जाते जाते दो मुख्तसर से सवालात। सबसे पहले मैं अपने प्रोड्यूसर अलीशान गुल से गुजारिश करूंगा कि ये जो चार्ट है वो दिखाए स्क्रीन्स पर, टीवी स्क्रीन्स पर, कि आया पाकिस्तान कोचिंग के हवाले से जो है एक तहकीक सामने आई है और जिसमें वाज़ेह तौर पर तमाम जो अदाद शुमार है वो बताए जा रहे हैं। और इस तहकीक के मुताबिक बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ जो भी कोच रहे उसमें सबसे अच्छा ग्राफ में मौजूद हैं जनाब मिक्की आथर साहब, और वो 81.08 के ग्राफ के साथ सरे फहरिस्त हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो फिर सकलैन मुश्ताक साहब के टीन्योर आता है और वो 65.79 है। और इसके बाद अगर बात की जाए तो मोहसिन हसन खान साहब मौजूद हैं। फिर मोहम्मद हफीज़ साहब, जिन्हें प्रोफेसर कहा जाता है, लेकिन प्रोफेसर की भी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं है और वो सिर्फ 20% के तौर पर ही रह सके हैं। तो इसी पर सबसे पहले जुल्करनैन आपसे बात कर लेता हूं, क्योंकि वैसे ही आपकी भी ख्वाहिश है कि एकेडमी के मामलात बेहतर हों। जब खिलाड़ी एकेडमी से फ़िल्टर आउट होंगे तो उनको एक अच्छा सरबराह मिलना भी ज़रूरी होता है। तो कितना ज़रूरी आप समझते हैं कि एक इम्पैक्ट क्रिएट करेगा आपका हेड, आपका सरबराह, आपका हेड कोच खिलाड़ियों के साथ, उसकी बॉन्डिंग कितनी ज़रूरी होती है? देखिए, जो अभी नया कोच आया है ना, ये भी एक काबिल जो है बंदा है जो अभी लाए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी अच्छा आपको रिजल्ट देगा। इसको थोड़ा सा टाइम देंगे तो जरूर देगा। मिकी आर्थर भी एक अच्छा कोच था, और फॉरनर कोच आपको पता है जो भी आता है उसका जो विनिंग रिकॉर्ड होता है वो थोड़ा बेहतर होता है हमारे जो कोचेज हैं। क्योंकि हमारे कोचेज का आपको हमेशा प्रॉब्लम ये रहा है, ज्यादा कोचेज हमारे नहीं लाते इसीलिए क्योंकि वो ग्रुपिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं। गोरा जो है वो कम होता है, लेकिन होता है, वो देखता है पलटा भाड़ी किसका है उसके साथ मिल जाता है, लेकिन वो ग्रुपिंग में कम इन्वॉल्व होता है, वो क्योंकि वो परफॉर्मेंस दिखाना चाहता है। इसका मतलब ये तो जुल्करनैन बड़ा इंकशाफ है। जो बैनुल-अक़वामी कोच आता है वो भी आपको कोचिंग सिखाने के साथ साथ ग्रुपिंग सीख के जाता है। देखें मैं बॉब वुलमर के साथ मैंने काम किया है ना। बॉब वुलमर जब नया आया था, उसने अकेडमी, उसने आके कहा कि जी जो फिट लड़का होगा मैं उसी को खिलाऊंगा। और हमारा फिटनेस टेस्ट था, इंजमाम पहले राउंड में बाहर हो गया था, मैं सेकंड बेस्ट फिट बंदा करार हुआ था, उमर गुल दूसरे पे। मैं और उमर गुल दोनों बाहर हो गए थे और इंजमाम जो था वो कप्तान का कप्तान था। तो ये बड़ा इंकशाफ है, ये बहुत बड़ा इंकशाफ है जुल्करनैन का। बॉब वुलमर ने उस वक्त देखा कि भाई हमारी तो इधर नहीं चलनी, तो वो उस ग्रुप के साथ, जो सीनियर ग्रुप था जो फिट नहीं थे, उनके साथ वो लग गया। फिर उसने वही किया जो सीनियर्स करते थे। बिल्कुल सही। दादा साहब क्या कहेंगे? अब तो ये बड़ा एक इंकशाफ भी किया है जुल्करनैन ने, उनकी मौजूदगी से हमने ये भी फ़ायदा उठाया। उन्होंने ये भी बताया कि आया बैनुल-अक़वामी कोचेज़ जो हैं वो भी बेचारे किसी ना किसी तरीके से जो हैं मुफ़ाहमत कर लेते हैं। अब आप इस पर क्या कहेंगे और क्या समझते हैं जो पाकिस्तान के पास इस वक्त मौजूदा हेड कोच आने वाले हैं, उनकी कारकर्दगी इतनी फ़ायदेमंद साबित होगी? यार वैसे अपने बहुत ही प्यारा बच्चा है हैदर, इसने तो इतनी जबरदस्त बात बता दी है। आप यकीन करें कि ये जो बाहर का कोच आता है ना, ये बाहर का कोच आता है, मेरे जमाने में आना शुरू हो गए थे बाहर के कोचेस ना। जब मैं 96 में खेला था, उस वक्त भी न्यूजीलैंड का पता नहीं कहाँ का एक कोच था। अच्छा, तो मजे की बात ये है कि मैं तुम्हें सही बताऊं, ये आने के बाद पहले तो जो कोच आता है ना, सबसे बड़ा परेशान होता है। वो सबसे पहले रीड क्या करता है? वो रीड करता है कि प्लेयर पावर है या बोर्ड पावर है या अच्छा हमारे यहाँ इसमें गलती करता है चेयरमैन। चेयरमैन को अपने पास रखना चाहिए उसको।
आप उसको कह के आप मुझसे जो भी आपने फैसला करना है, जो भी करना है, जो अब आपने करना है, मुझसे बात करनी है, प्लेयरों के करीब नहीं जाना आपको, ठीक है। अच्छा, अब वो ये करेगा तो अगर चेयरमैन ज़हीन होगा तो फिर तो वो चल जाएगा फेयर, उससे फायदा उठा लें आप। अगर चेयरमैन भी ये उसके सामने प्लेयरों की चमचागिरी कर रहा होगा, वो भी ये सोच रहा होगा प्लेयरों से मिलके चलना है, तो वो फिर प्लेयरों के ही तरफ झुक जाता है और फिर वो ये देखता है बाहर का कोच कि कौन सा प्लेयर पावरफुल है, कप्तान पावरफुल है या सीनियर प्लेयर पावरफुल है, वो लॉबी चला के फिर उनकी मर्जी से चलने लगता है। इसने बिल्कुल हैदर ने 100% बात कही है। इसने मिकी अफन हो जाए या बुल वो हो जाए, जितने भी हो जाएं, वो सब आते अच्छे हैं, फिर वो आके माहौल देखते हैं पाकिस्तान का, इसलिए कि उन्होंने 3 साल 2 साल जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है इज्जत से गुजारना होता है, एंजॉय करके। गोरे की जिंदगी में एक वर्ड बहुत जबरदस्त होता है, एंजॉय, ठीक है। अगर वो एंजॉय नहीं करेगा तो वो वहां से भागता है, कुछ भी कर लो। अच्छा, हमारे यहाँ सबसे पहले उसकी एंजॉयमेंट मजबूरी बन जाती है, उसको मुफाहमत करनी पड़ती है। हाँ, उसने तो एंजॉय करना है ना, उसने पार्टियां भी करनी है, अपने पार्टियों में बाहर भी जाना है। अकेला किसके साथ जाएगा? हम ख्यालों के साथ ही जाएगा ना वो। देखें जुल्करनैन, सईद आज़ाद ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, एंजॉय करने के लिए क्रिकेटर्स जो हैं वो कुछ ग्रुपिंग कर लेते हैं, फिर वही क्रिकेटर्स जो हैं वो आने वाले कोच से भी ग्रुपिंग करवाते हैं कि एंजॉय रहे। आप तो मेरी बात सईद भाई तो मेरी बात से सेकंड कर रहे हैं ना कि मैं सही कह रहा हूँ। मैं तो इस चीज का विक्टिम भी हूँ और गवाह भी हूँ कि ये सारा कुछ जो है, जब वो गोरा आता है वो सबसे पहले देखता है कौन सी पावर है, फिर उसके साथ वो मिल जाता है। बिल्कुल ठीक फरमाया। मैं तो मसलन पाकिस्तान टीम के साथ भी मसलन गैप के साथ मैं नहीं, जो आपने बातें की है ना, आपकी बातों को बहुत लोगों ने इंडोर्स किया है, आपकी बातों को काफी लोगों ने इंडोर्स किया। हमारे यहाँ प्रोग्राम में बराह रास्त मौजूद थे कासिम उमर साहब, और उन्होंने कहा कि जो धमकियां जुल्करनैन को मिलती थी उसमें सदाकत इसलिए भी है क्योंकि माजी में ये तमाम चीज़ों का सामना मैं भी कर चुका हूँ, और जुल्करनैन ने भी एक मिसाल कायम करने की कोशिश की थी, लेकिन भाई आपने वो तो मैं क्या बोलूँगा, अल्लाह ने खुद ही पूरी दुनिया को दिखा दिया कि वो क्या क्या हुआ उस वक्त क्रिकेट के साथ, और किस तरह वो मोहसिन हसन खान कहते हैं ना, खिलवाड़ किया गया क्रिकेट के साथ। तो वो सारा एक्सपोज खुद ही हो गया, अल्लाह ने इनको खुद ही एक्सपोज कर दिया, मेरा कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नहीं, बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। जाते दोनों से आखिरी सवाल मैं इस हवाले से करूंगा, मुसलसल एक जानिब जहां हसन अली तनकीद की जद में, तो दूसरी जानिब क्रिकेट पंडित जो है ये अदाद शुमार भी लेकर सामने बैठे हुए हैं और वो मोहम्मद आमिर की टीम में शमूलियत पर भी सवालात उठा रहे हैं। मोहम्मद आमिर ने अब तक इंटरनेशनल सतह में जो अपनी रिटायरमेंट वापस लेने के बाद मैचेस खेले, मजमूई तौर पर 5 मैचेस खेले हैं, 32 की औसत के साथ उन्होंने खेले और 5 मैचेस में उनकी 5 विकेटें हैं, जबकि PSL में अब तक वो 10 मैचेस खेल चुके हैं और वहाँ उनकी मजमूई तौर पर 11 विकेटें हैं। तो इस हवाले से क्या उनकी टीम में शमूलियत हो सकती है वर्ल्ड कप के स्क्वाड में? सबसे पहले सईद आज़ाद साहब, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अब तो ये इशू उठाना ना, आप ये समझ लें कि और माहौल खराब करना है। आमिर की बात ना करें, आमिर को स्टेट अवे टीम में होना चाहिए। अगर आमिर का इस वक्त नाम भी चलेगा, नहीं तो ये अकेला रह जाएगा। ये अगर आमिर बाहर होता तो आप ये समझ लेगा आपकी टीम इस काबिल ही नहीं है कि वर्ल्ड हम ये सोच सकें सेमीफाइनल खेल सकते हैं। बहुत सारे लोगों के नाम ही काफी होते हैं, मेरी बात याद रखना। मैं बार बार कहता हूँ ना कि बाबर आजम ग्रेट प्लेयर है मगर T20 नहीं है, मगर वो रुका हुआ ग्रेट प्लेयर की वजह से है, ठीक है। इसी तरह आमिर भी ग्रेट प्लेयर बॉलर है और उसने कमबैक सही किया है। मैं इसको समअप कर लूं, सईद आज़ाद साहब, आप ये कह रहे हैं बहालत मजबूरी आपको अब रखना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है? हालत मजबूरी नहीं, वो डिजर्विंग है। अच्छा, डिजर्विंग है। अच्छा, वो डिजर्विंग है, क्योंकि जो डिजर्विंग थे वो तो टीम के साथ थे, काकुल कैंप में भी थे, मोहम्मद अली और दीगर फास्ट बॉलर्स। नहीं, लेकिन फिर वो बाहर हो गए। आप क्यों नहीं समझते ताबिश, ये वर्ल्ड कप है मेरे भाई, वर्ल्ड कप है। आप ऐसे प्लेयरों, इसमें कुछ भी एक्सपीरियंस काउंट होता है, इसमें कुछ भी है, नाम आपका लगता है साथ, आपको याद नहीं है। लेकिन सईद आज़ाद साहब
सईद आज़ाद साहब माजरत, लेकिन वर्ल्ड कप में हमने देखा है ना पैराशूटर्स भी तो आए ना पाकिस्तान क्रिकेट में। इसी से मुताल्लिक आखिरी सवाल जुल्कर ने पैराशूटर जो आए ना, पैराशूटर जो आए मेरे भाई, उनकी मैं बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ पैराशूटर को आप, मुझे ये नहीं है कि 15 की लेके आप 25 लड़के ले जाएं पैराशूटर में से, मगर जो 11 हो ना वो तो ऐसे हो कि जो पाकिस्तान का नाम ऊपर जा रहा हो, वो असल मैच विनर हो। अगर आमिर को मार भी रखती है ना वर्ल्ड कप में, ठीक है, तो लोग ये कहेंगे कि आमिर ने गंदी गेंदें की, वो ये नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान की टीम गंदी है। हाँ, ये बड़ा एक अहम नुकता है। सही सईद आज़ाद साहब, आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। इसी से मुताल्लिक जुल्करनैन साहब मुख्तसरन बताइएगा, आप इस हक में मोहम्मद आमिर वर्ल्ड कप स्क्वाड में हो? जी, मैं बिल्कुल सईद भाई की बात से एग्री कर रहा हूँ। एक बड़ा नाम है, और देखें जब इंसान कमबैक करता है काफी स्ट्रेस के बाद, तो उस पे हल्का सा प्रेशर जरूर होता है, उसकी बॉडी पे भी प्रेशर होता है, उसके ऊपर भी प्रेशर होता है। तो आमिर पे भी थोड़ा प्रेशर जरूर होगा, लेकिन मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, उसको वर्ल्ड कप में होना चाहिए। वर्ल्ड कप बड़ा नाम है, और जो है वो बड़े नाम का एक वो फायदा तो होता है कि बॉलर्स का कि वो बैट्समैन प्रेशर में रहता है हमेशा। बिल्कुल, बैट्समैन प्रेशर में रहता है हमेशा। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन हैदर साहब। और जुल्करनैन हैदर साहब की ये ख्वाहिश है, ये कोशिश है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ अकेडमीज़ के जो मामला हैं उससे वो देखें, और इनके पास जामे प्लान्स भी मौजूद हैं। और इस वक्त के जो चेयरमैन है सैयद मोहसिन रज़ा नकवी, वो भी काफ़ी पोटेंशियल रखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए, वो भी कोशां हैं। तो एक जानिब इनकी जो ख्वाहिश है, ये भी हमारी भी नेक तमन्ना है कि पूरी हो, और दूसरी जानिब सईद आज़ाद साहब आप गुफ्तगू फरमा रहे थे, आपने मुलाहिज़ा फरमाया कि सईद आज़ाद साहब ने तमाम जो मामला थे उनको बराह रास्त आपके सामने रखा। हमारे दोनों मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।